बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 46 जो है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। ये हमारा लेसन नंबर 5 है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक लेसन है। इससे पहले हम ज़रा आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में तारफ़ दे दें। ये लिखा है गीता मोपासा। लगता गाड़ी माओ पेसेंट है, ऐसा नहीं है। इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो गीता मोपासा है। ये फ्रेंच राइटर थे ये, ठीक है। इन्हें कहा जाता है वन ऑफ द फादर्स ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। यानी ये शॉर्ट स्टोरी आपके सामने इस फॉर्म के अंदर है, तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए जो मोपासा है उसकी हैसियत एक वारिद की सी है, यानी कि इसके बानियों में से है, इसके स्टार्ट करने वालों में से, इसके ओरिजिनेटर्स में से। अगर आप इसका लाइफ स्पैन देखें तो बहुत कम है, तकरीबन 43 ईयर्स का है जस्ट जो है। अब आप जानते हैं फ्रांस में बड़ा ही मशहूर है आईफल टावर, जो है दुनिया का बुलंद तरीन जो है बेटा ये टावर है। जब ये बन रहा था तो कहा जाता है कि जो मुपासा था वो इसकी तामीर के ख़िलाफ़ था। वो ये कहता था इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए। बहरहाल वो बन गया, और बनने के बाद जो है अक्सर देखा गया कि मुपासा जो है इस टावर के बिल्कुल नीचे एक रेस्टोरेंट होता था, वो उस पर खाना खाता था दोपहर का। तो फिर एक दिन किसी ने इससे पूछ लिया, भाई आप तो इसकी तामीर के जो है वो ख़िलाफ़ थे, अब आप डेली यहाँ पर खाना खाने आते हैं। तो बेटा उसने कहा कि बात यह है कि पूरे शहर में ये वहाँ जगह है जहाँ से बैठकर ये मनहूस टावर नज़र नहीं आता, क्योंकि वो बिल्कुल उसके नीचे था ना टावर के, थे इस वजह से ये टावर वहाँ से नज़र नहीं आता। तो बाकी आप शहर में जहाँ कभी होंगे खड़े होंगे तो आपको वहाँ से वो टावर नज़र आएगा। तो इसकी जो वालदा साहब थी वो ब्लू स्टॉकिंग थी। ब्लू स्टॉकिंग समझते? हिज मदर वॉज ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग ऐसी खातून को कहा जाता है जिसका अदबी ज़ौक़ हो, ठीक है जनाब। और ये भी याद रहे कि ही सेव्ड द लाइफ ऑफ चार्ल्स स्विम्बर्न, बहुत मशहूर इंग्लिश राइटर हैं चार्ल्स स्विम्बर्न। अच्छा, एक जो है ना इसमें जो इसकी डेथ है वो पासा की, इट वाज नॉट नेचुरल डेथ, जो ही कमिटेड सुसाइड, जो उसने सुसाइड की थी जो है। काफ़ी ये शॉक्ड रहता था, इसके मेंटली बड़े इफ़ेक्ट्स हुए इसको जो है। तो पहले इसने सुसाइड करने की कोशिश की तो बेटा इसको बचा लिया गया, ये उसमें कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जो है इसको जो है यहाँ भेज दिया गया इसको एक बेटा पागल खाने के अंदर जो है। तो वहाँ पर इसने दोबारा जो है वो सुसाइड कमिट किया और दोबारा फिर ये मर गया। और कहा जाता है कि इसके मरने के बाद उसके पागल खाने में आग लग गई और तकरीबन जो है वो सारे का सारा जो है वो जल गया। बहुत से डॉक्टर्स थे उसमें और जो मेडिकल स्टाफ था, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ था, और इसके अलावा जितने भी पागल वहाँ पर ज़ेर इलाज थे वो सारे वहाँ पर उनमें से बेशतर जो है बेटा वो जल कर जो है वो उनकी डेथ होगी, मौत वाक़या होगी। अब आते हैं बेटा हम अपनी लेसन की तरफ से, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। इसमें एक कहानी है एक ओल्ड मैन की कि वो उसको कहीं से बेटा एक रस्सी का टुकड़ा मिलता है, वो उसको उठा लेता है। तो उधर से ही किसी जगह जो है, उसी जगह जो है किसी अमीर आदमी का पर्स गुम हो जाता है। तो उस पर कोई आदमी इल्ज़ाम लगा देता है कि जनाब ये बटुआ इसने उठाया, मैंने खुद देखा है इसको। तो ये कहता है जी मैंने तो रस्सी का टुकड़ा उठाया, लेकिन कोई भी इसकी बात का एतबार नहीं करता जो है। अब बात ये है कि जो ओरिजिनल लेसन है वो स्टार्ट होता है एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट डे, एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, या एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट डे से स्टार्ट होता है। और बड़ी इसकी दकीक वर्डिंग है, बड़ी खूबसूरत वर्डिंग है। इन्होंने वर्डिंग आलमोस्ट सारी चेंज कर दी है, इन्होंने जो है कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए हैं, और इनके जो है गांव वगैरह हैं वो नाम चेंज कर दिए। ये मार्केट डे है। मार्केट डे जैसे आज कल भी ऐसे होता है कि हफ्ते में एक दिन या 2 दिन जहाँ पर ये मार्केट डे से मुराद है बेटा मवेशी मंडी जो है उसका कोई ना कोई दिन होता है। तो मिस्टर मनाना है, उसके गांव में जो है ये मार्केट डे है तो लगा हुआ है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो है जो इस गांव किसी दूसरे गांव से आता है वो यहाँ पर आया हुआ है। उसने भी कुछ चीज़ ख़रीदनी होगी या बेचनी होगी जो है। तो वहाँ पर जो है बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, जब ये एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट डे है ना, वहाँ पर के लोग अपने जानवरों को बेचने जा रहे हैं।
कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, वो सारे के सारे परेशान हैं। बेचने वाला भी परेशान है, ख़रीदने वाला भी परेशान है। बेचने वाला इसलिए परेशान है कि उसको अपनी चीज़ की सही कीमत का नहीं पता, उसे डर है कि कहीं भी उसको सस्ते दामों में फ़रोख्त कराए, और ख़रीदने वाले को भी डर है कि कहीं वो चीज़ महंगे दामों जो है वो ख़रीद कर ना ले। फिर सारा दिन ये कारोबार होता रहा, तो कारोबार के एंड में जो है उनका जो जैसे एक किसी जगह पर जो है किसी मंडी में एक बड़ा आड़ती जो होता है, सबसे बड़ा जो उनका आप समझ लें ब्रोकर होता है उनका जो है, तो वो फिर खाने की दावत देता है यहाँ पर जो, ठीक हो गया। अब इसी में ये होता है कि उधर गांव से गुजरते हुए मिस्टर ह्यूबर्ट जो गुजर रहा होता है, तो उसको ज़मीन पर एक रस्सी का टुकड़ा नज़र आता है, वो इसको उठा लेता है। कुदरती बात ये होती है कि सामने ही मिस्टर मराना का घर होता है, और मिस्टर मराना वहाँ है, इसको खड़े देख रहा होता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो वो नीचे झुका है और बेटा उसने ज़मीन से एक कुछ चीज़ उठाई है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट भी देख लेता है कि मिस्टर मराना मुझे देख रहा है। इस वाक़ये से पहले जो है मिस्टर ह्यूबर्ट और मिस्टर मराना दोनों जो है बेटा मिलकर कोई कारोबार करते होते हैं, तो फिर इनकी कोई आपस में चपकलिश हो जाती है और ये कारोबार से फिर अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। तो मिस्टर ह्यूबर्ट के दिल में आती है शायद ये ऐसा ना समझे कि मुझसे कारोबार अलग करने के बाद मेरे ऐसे दिन आ गए हैं कि मुझे सड़कों से चीज़ें उठाना पड़ रही हैं। तो बेटा वो फिर फ़ौरन सीधा खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये फिर जो सारे वाक़यात है फिर ये उसके बाद के हैं। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, जिस दिन मंडी लगी थी उसके इख्तिताम पर, द रिच पीपल जो उमरा थे, उमरा बेटा अमीर लोगों को कहते हैं, विद द व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, समा किस्म की गाड़ियों में, कार्ट्स, गिग्स घोड़ा गाड़ी को कहते हैं, वैगन्स एंड डंप कार्ट्स। डंप कार्ट वैसे तो ऐसी गाड़ी को कहा जाता है, ये जो आपने देखा होगा अक्सर ये ट्रॉली वगैरह या आती है, कूड़े वाली गाड़ियाँ जो होती हैं, तो इनको जो पीछे कंटेनर होता है वो कोई बटन वगैरह दबाते हैं तो कंटेनर का जो अगला हिस्सा है वो आसमान की तरफ उठ जाता है, पिछला हिस्सा ज़मीन की तरफ आ जाता है, तो सारा उसके अंदर जो वेस्ट होता है, जो मटीरियल होता है बाहर आता है, उसे हम डंप कार्ट कहते हैं। डंप कार्ट आम तौर में इसका कूड़े वाली गाड़ी होता है। अब अगर हम यहाँ इसका तर्जुमा कूड़े वाली गाड़ी करेंगे तो वो ज़रा आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा। वो आउट ऑफ प्लेस इसलिए हो जाएगा बेटा कि आप कह रहे हैं उमरा, अब अमीर लोग जो हैं, अब तो उसका एक्सप्रेशन तो ख़राब हो जाएगा कि जी वो आ रहा है और कूड़े वाली गाड़ी से बाहर निकल रहा है, उमरा अलिफ से होगा बेटा, तो उनका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा ना। अमीर आदमी पसंद भी नहीं करेगा कि वो जो है वो उसके अंदर जाए, कूड़े वाली गाड़ी के अंदर जाए, ठीक है। कार्ड का आप क्या करेंगे, छकड़े, क्या करेंगे बेटा, छकड़े, ठीक है। तो पसंद भी नहीं करेगा कि वो इसमें जाए, तो आप इसका तर्जुमा करेंगे खुली गाड़ियाँ, क्या करेंगे, खुली गाड़ियाँ। एंड गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े से हॉल में जमा हो गए, फॉर ए ग्रेट मील। मील कहते हैं ज़ियाफ़त को बेटा, दावत को कहते हैं। ज़ियाफ़त जो है ज़ुवात से होती है और आगे दे आता है। वो एक बड़ी से हॉल में एक अजीमुशान ज़ियाफ़त के लिए बेटा इकट्ठे हो गए। अब ये उसने आपको बता दिया वेन्यू, अब बेटा वो आपको बताएगा मेन्यू, खाने का मेन्यू कहता है। देयर वर चिकन्स, फिशेस एंड लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट। खाने में भुनी हुई मुर्गियाँ, कबूतर और छोटे गोश्त की रानी थी बेटा। याद रखिएगा यहाँ पे इसका तर्जुमा टांगे नहीं करेंगे, टांगे खाना वो तो मार खाना होता है, और वैसे भी जानवर की टांग नहीं खाई जाती। जानवर की टांग के बेटा दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इसका जो होता है जो घुटने से नीचे वाला, वो पाए होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको बदले रोस्ट किया जाता है, फिर वो पकाए जाते हैं। और दूसरा हिस्सा जो घुटनों से लेकर ऊपर तक होता है, एब्डोमेन तक होता है बेटा, उन्हें फिर रान, थाई कहा जाता है, उसी को भुना जाता है, उसी को खाया जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक तो आप ध्यान रखेंगे कि आपने तर्जुमा यहाँ पर क्या करना है, वो रानी नहीं करना, टांगे नहीं करना, रानी करना है। अच्छा भी देखिए, देयर वर चिकन्स, पिजन्स जो भी हैं, जहाँ पर देर जो है ये डमी सब्जेक्ट है, ये बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, ठीक हो गया। अब जब हम तर्जुमा करेंगे तो हम अगर हम तर्जुमे में लिखेंगे वहाँ, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, वहाँ नहीं लिखेंगे। अब जैसे इस तरह लिखेंगे, खाने में भुनी हुई मुर्गियाँ, कबूतर और छोटे गोश्त की
रानी थी, बस। ठीक है। एंड एन एपेटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट बीफ, बीफ कहते हैं बड़े गोश्त को, रोस्ट भुने हुए कहते हैं। एपेटाइजिंग होता है अपीलिंग, इनवाइटिंग, एक्साइटिंग, जो चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और बड़े भुने हुए गोश्त की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू थी। इश्तिहा अंगेज़ बेटा कहते हैं जो आपकी भूख को बढ़ा दे, इश्तिहा तलब को कहते हैं आपकी जो है इसमें इश्तिहा। अंगेज, ठीक हो गया। तो किसकी, यानी कि ये चीज़ें भी थी और साथ में वो बता रहा है खाली पिजन्स और मटर नहीं था, उसके अलावा बड़ा गोश्त भी था। ये और बात है वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी खुशबू बेटा वहाँ पे आ रही थी। अच्छा, अब वो कहता है लीफ एंड ग्रेवी, पत्ते सलाद के, ग्रेवी आप जानते हैं मीट एक्सट्रैक्ट को कहते हैं, यखनी को कहते हैं। ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन्ड स्किन, ब्राउन कहते हैं भूरी। अब आप लिखेंगे ना खाने की भूरी सतह, तो अजीब सा लगेगा, गोश्त को जब भूनते हैं तो वो भूरा सा हो जाता है। आप इसका तर्जुमा करें कथई, क्या तर्जुमा करें बेटा? कथई, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब इसको भूनते हैं ना खाने को, कथा आप लोग ये लगाते हैं पान वगैरह के ऊपर जो है, तो देखते हैं वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेटी कलर का होता है। तो ये एक ना मतलब जब कहीं भी खाने को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि बेटा जो है ना इसको भुने हुए गोश्त के ऊपर ना यखनी जो है किसी कपड़े में बांध कर लटका देते हैं ऊपर। अब यखनी है तो लिक्विड, वो फिर उसमें से रिसना शुरू कर देती है और रिस कर फिर नीचे गोश्त के ऊपर जो है वो गिरती है, इससे और ज़्यादा भूख जो है वो बढ़ती है। ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, जो कतरा कतरा गिर रही थी गथई सतह पर, विच इंक्रीज एपेटाइट्स, जिसने भूख को बढ़ा दिया, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी भर आया था। ठीक है, यहाँ पर वाटर जो है ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा ज़रा ये एक फिक्र है, इसके ऊपर गौर करें। द गर्ल हु इज सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है, वो लड़की जो गीत भी गा रही है और नाच भी रही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर आप सब्जेक्ट देखें, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रेडिकेट हो गया ये इसका हो गया। अब इसका प्रेडिकेट कहाँ है? ठीक है, अब ऐसे सुनो देखा जाए तो ये जो इस सिंगिंग ये हु का प्रेडिकेट है, द गर्ल का प्रेडिकेट जो है वो यहां पर नहीं है ना। देखिए वो लड़की जो नाच रही है और डांस कर रही है, तो आपको बताने के लिए वो बीमार है, वो मेरी रिलेटिव है, वो मेरी फ्रेंड है, कुछ लिखेंगे ना आगे, वरना तो फिक्र गलत है। हाँ, आप इसमें क्या करें, द गर्ल इज, अब हु हटा दें, सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक हो गया। अब ये द गर्ल क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और इस सिंगिंग एंड डांसिंग इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखें, वो कहता है लीफ एंड ग्रेवी, ड्रिपिंग over the browned skin, ठीक है, which increased the appetite and made everybody's mouth water। अब देखें, अब ये जो हो गया लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, विच, अभी देखें विच हो गया, विच इंक्रीज, जिसने भूख बढ़ा दी थी, ये हो गया जनाब विच का प्रेडिकेट, एंड लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन इसका प्रेडिकेट तो यहाँ पे नहीं है।
ठीक हो गया ना बेटा। इट मीन्स यहाँ पर विच क्या लगा हुआ है, एक्स्ट्रा। अब विच हटा दें यहाँ से। अब देखें लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन क्या हो गया, अब ये इसका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये इसकी सिंपल फॉर्म है, ये इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है ना। अगर आप लगाएंगे द गर्ल हु इज सिंगिंग एंड डांसिंग, अगर आपको बताना पड़ेगा इज माई फ्रेंड, इज माई एल्डर, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर आप क्या करें, हु खत्म कर दें। सेम लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, और तो विच इंक्रीज द एपिटाइट। और मजीद जो है देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन ये विच किसके लिए, लीफ एंड ग्रेवी, इसको यहाँ आना चाहिए। लीफ एंड ग्रेवी विच वॉज ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, ठीक है। इंक्रीज द एपिटाइट, फिर ठीक हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे करें। ये देखें लीफ एंड ग्रेवी विच वॉज ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन increased the appetite। अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका क्या है, यहां से विच हटा दें, लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन इंक्रीज द एपिटाइट, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है लीफ एंड ग्रेवी, अब ये जो है वॉज ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, ये हो जाएगा विच का प्रेडिकेट, ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। लीफ एंड ग्रेवी का प्रेडिकेट क्या होगा, इंक्रीज द एपिटाइट, ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। बात को फॉलो कर रहे हैं बेटा। अच्छा आप कहीं यहाँ भी तो ऐसा कर सकते हैं कि जनाब अब विच जो ड्रिपिंग ओवर ब्राउन स्किन है ये इसका प्रेडिकेट बन ही नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। तो वैसे भी रिलेटिव प्रोनाउन को अपने नाउन के फौरन बाद आना चाहिए, वरना फिक्रा गलत है। जैसे देखिए आप कहते हैं आई वेयर ए रिंग on my finger, sorry, which is golden। ठीक हो गया बेटा। हम क्या लिख रहे हैं, आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर विच इज गोल्डन, मेरी उंगली में एक अंगूठी है जो सोने की है। अब ये देखें विच किसके साथ लगा हुआ है, फिंगर के साथ। इट मीन्स उंगली सोने की है, उंगली तो सोने की नहीं होती, इट मीन्स ये गलत लगा हुआ है। सोने की क्या हो सकती है, रिंग। तो फिर इसको हम कैसे ठीक करेंगे, हम इसको करेंगे आई वेयर ए रिंग विच इज गोल्डन ऑन माई फिंगर। अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें विच जो है इसके साथ लगा हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का बेटा ये रूल होता है, इसको इट शुड कम राइट आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट। हम इसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, हम हमेशा उसका एंटीसीडेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, एंटीसीडेंट। ये देखिए इट इज आई हु इज या एम टू ब्लेम। अब देखें ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या हो गया बेटा आपका, और ये आई क्या हो गया इसका, एंटीसीडेंट हो गया ये इसका, ठीक हो गया। अब देखें हु, यहाँ जो इज एम आएगा ये इसका ताल्लुक हु के साथ नहीं होगा बल्कि इसके एंटीसीडेंट। आपका एंटीसीडेंट क्या है, आई, तो आई के साथ में क्या आएगा, एम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, अगर आप लिखेंगे ना इट इज आई हु इज टू ब्लेम तो ये गलत हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अच्छा दूसरा, आई लाइक द बॉयज, चलिए स्टूडेंट्स कर लें, गर्ल्स के लिए भी है बेटा। आई लाइक द स्टूडेंट्स हु इज या आर हार्ड वर्किंग। आई लाइक द स्टूडेंट्स हु इज या हु आर हार्ड वर्किंग। अब देखें जो हु है इसका एंटीसीडेंट क्या है, ये इसका एंटीसीडेंट है। स्टूडेंट्स हो गया, अब स्टूडेंट्स क्या है, ये बेटा प्लूरल है, तो बताएं प्लूरल का इज आएगा या आर आएगा, वो आर आएगा। याद रखिएगा
रिलेटिव प्रोनाउन इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, आप हमेशा उसका एंटीसीडेंट देखेंगे और आगे जो वर्ब आएगा बेटा वो उसके एंटीसीडेंट के मुताबिक आएगा। ठीक हो गया। तो इस वगैरह को ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो क्या, या तो यहाँ पर विच हटा दें या फिर ऐसे करें विच को ड्रिपिंग से पहले लें हैं। ये दो तरीके हैं, ये सही हो जाएगा। अच्छा कहता है कि सलाद के पत्ते भुने हुए गोश्त की कथई सतह पर गिरते सलाद के पत्तों और यखनी के कतरों ने हर एक की भूख को बढ़ा दिया था और हर एक के मुंह में पानी भर आया था। भी एक तो काफ़ी मतलब देर हो गई होगी, शायद रात के वक्त खाना मिल रहा था। दूसरा फिर खाने की प्रेजेंटेशन जो है ये भी आपकी भूख को बढ़ाता है। अगर अच्छे तरीके से आपके सामने उसको गार्निश करके रखा जाएगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बेटा ज़्यादा होगा। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स हिज परचेजेस एंड सेल्स। अफेयर्स मामला, परचेजेस बेटा ख़रीदने को कहते हैं और सेल्स जो हैं ये फ़रोख्त को कहते हैं। अब ये जहन में रखिएगा, ये है सेल, ये वर्ब है, ये होता है बेचना। ठीक है, तो इसकी दूसरी फॉर्म होगी सोल्ड और तीसरी होगी सोल्ड। सेल सोल्ड सोल्ड। सेल जो है सेल ये नाउन है, फरोख्त। ठीक है, सेल सोल्ड ऐसा नहीं होगा, सेल सेल सोल्ड ऐसे नहीं होगा। सेल ये इसकी बेस फॉर्म, ये पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल जो है। सेल जो है बेटा ये क्या है, ये प्योर नाउन है। हिज परचेजेस एंड सेल्स। परचेज क्या होती है, ख़रीदारी, और सेल फरोख्त। द डाइनर्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो आमी खाना खाने वाले, ऐसा खाना खाने वाले लिख लें। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर। उन्होंने फसलों की बात की जो है और मौसम की। विच वॉज फेवरेबल, जो कि मुफीद था, फॉर द ग्रीन थिंग्स सब्जियों के लिए, बट नॉट फॉर विट, मगर गंदम के लिए नहीं था। अब ये देखिए, अब देखें विच यहाँ किसके साथ आया हुआ, वेदर के साथ, मौसम के साथ जो है ये फेवरेबल था। इट मीन्स यहाँ पर विच सही लगा हुआ है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन ये अपने एंटीसीडेंट के साथ बेटा लगा हुआ है। तो उन्होंने बहस की, बातचीत की मौसम के बारे में, फसलों के बारे में जो है, और मौसम जो है वैसा मौसम था जो बेटा सब्जियों के लिए तो फ़ायदेमंद था मगर गंदम के लिए नुकसान भी था। अब जिन दिनों में गंदम बिल्कुल पक रही हो उन दिनों में किसान को बिल्कुल होती है कि बारिश ना हो। अगर उन दिनों बारिश होगी तो जिन्होंने नई बिजाई ऑलरेडी की हुई है उनको तो बड़ी खुशी होगी कि फसलों को पानी लग गया, लेकिन जो गंदम का किसान है उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है बात। यानी एक ही किस्म का मौसम बैक वक्त दो जो है आपकी फसलें उनके लिए अच्छा और बुरा हो सकता है। ठीक हो गया बेटा। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा वर्डिंग मुश्किल है, स्ट्रक्चर भी मुश्किल है, इसको बेटा जहन में रखिएगा। ठीक हो गया। मैं इसके बामुहावरा तर्जुमा कर देता। At the end of the market day, the rich people with the vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts, gathered at a great big hall for a great meal. जिस दिन मंडी लगी थी उसके खिताब पर वो हमारा छकड़े, घोड़ा गाड़ियाँ, वैगन और खुली गाड़ियों जैसी हमा किस्म की गाड़ी में बैठ कर आए और एक बड़े से हॉल में एक अजीमुशान ज़ियाफ़त के लिए इकट्ठे हो गए। There were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing odor of roast beef. खाने में भुनी हुई मुर्गियाँ, कबूतर और छोटे गोश्त की रानें थीं और इसके अलावा भुने हुए गोश्त, बड़े भुने हुए गोश्त की इश्तिहा में खुशबू भी आ रही थी। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन which increased appetite and made everybody's mouth water. भुने हुए गोश्त की कथई सतह पर गिरते सलाद के पत्तों और यखनी के कतरों ने हर एक की भूख बढ़ा दिया था और वहाँ मौजूद हर शख्स के मुंह में पानी भराया था। Everyone told his affairs, his purchases and sales. हर किसी ने अपने खरीद फरोख्त के मामलात बताए। The diners discussed the crops and the weather, which was favorable for the green things, but not for meat. खाना खाने वालों ने मौसम, फसलों और मौसम के बारे में बात की, जो सब्जियों के लिए तो फ़ायदेमंद था मगर गंदम के लिए मुफीद नहीं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।